Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will talk about the designing and analysis of difference amplifier using bipolar junction transistor. As you already know, the difference amplifier is the most important component of the most important integrated circuit called the operational amplifier. This topic is meant for BSc and MSc students of electronics as one of their major subjects, and also for BE and BTech students of EEE and ECE branches. The JRF and NET aspirants will also find this topic useful. The complete note of this topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. Difference amplifier using bipolar junction transistor. फिगर 1 जो है ये डिफरेंस एम्पलीफायर है यूजिंग BJTs, दैट मीन्स यूजिंग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें दो ट्रांजिस्टर हैं Q1 और Q2। दोनों ट्रांजिस्टर्स के एमीटर एक साथ कनेक्टेड हैं। उसी तरह से दोनों ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर्स हैं दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं। कॉमन एमीटर हुआ दोनों का, वहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है RE और उसके थ्रू एक पोटेंशियल अप्लाई किया गया है VEE, विच इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? नेगेटिव इसलिए कि दिस इज एन NPN ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर के कंडक्शन के लिए जरूरी है कि इसके इमीटर पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाया जाए। उसी तरह से उसके कॉमन कलेक्टर पर एक पोटेंशियल लगाया गया है प्लस VCC। वाई पॉजिटिव? बिकॉज फॉर NPN ट्रांजिस्टर द कलेक्टर मस्ट बी पॉजिटिव। Q1 ट्रांजिस्टर पे कलेक्टर पे लगा है रेजिस्टेंस RC1, Q2 का कलेक्टर रेजिस्टेंस लगा हुआ है RC2। Q1 का कलेक्टर करंट है IC1, Q2 का कलेक्टर करंट है IC2। Q1 का आउटपुट ले रहे हैं हम इस पॉइंट पर, दिस इज V01, और Q2 का ले रहे हैं आउटपुट हम उसके कलेक्टर पर V02। यदि इस डॉटेड लाइन से हम देखें, ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, तो दोनों पार्ट जो है सिमेट्रिकल हैं। इफ यू फोल्ड द सर्किट along द डॉटेड लाइन, वन विल ओवरलैप द अदर। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल होना। फिगर 1B जो है वो फिगर 1A का AC इक्विवेलेंट सर्किट है। AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्किट में जितने भी DC सोर्सेज हैं पोटेंशियल के, उनको रिप्लेस करते हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। हम ये मानते हैं कि हमारा जो सोर्स है, पोटेंशियल सोर्स है, वो आइडियल है, इसलिए उसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो हमने VCC और VE को रिप्लेस कर दिया है और उसको हमने ग्राउंड कर दिया है। So figure 1B is the AC equivalent of figure 1A. Now we draw the H parameter equivalent circuit of figure 1B, where we assume that both the transistors are identical and they have the same H parameters. करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और पोटेंशियल क्या होगा, ये हमने फिगर में दिखा दिया है। तो देखिए ये जो पार्ट हुआ, ये देखिए यहाँ से हम खींचते हैं डॉटेड लाइन, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो है दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर Q1। ये Q1 का इक्विवेलेंट सर्किट है ये पार्ट। उसी तरीके से राइट साइड है ये पोर्शन, ये Q2 का है इक्विवेलेंट पार्ट। दोनों में ये रेजिस्टर RE कॉमन है, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर्स के जो एमीटर्स हैं वो एक साथ कनेक्टेड हैं और ये कॉमन रेजिस्टर लगा हुआ है RE। सो दिस पार्ट इज फॉर transistor Q1 and this part is for transistor Q2. Okay, H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट कैसे खींचते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है इसके पहले के लेक्चर में। अब देखिए यहाँ पोटेंशियल हमारा है V1 इसके इनपुट पर, ये हमारा IB1 करंट है, बेस करंट है। HI हमारा ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस है। HFE-IB दिस इज द करंट सोर्स। RC1 वो कलेक्टर रेजिस्टेंस है, और V01 इसका आउटपुट है। V1 जो है
V1. So V1 is the potential at the base. ये पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक का है पोटेंशियल? ये पोटेंशियल है यहाँ से लेके ग्राउंड तक का। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? करंट IB1 इंटू HI, ये रेजिस्टेंस है, तो एक पोटेंशियल हो गया हमारा IB1 इंटू HI, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब देखिए यहाँ से करंट आ रहा है आपका IB1, ये करंट आ रहा है IB1, ये करंट है HFE IB1, दोनों यहाँ पर मिलते हैं, मिलकर टोटल करंट कितना हो गया इस ब्रांच में? इस ब्रांच में टोटल करंट हो गया 1 प्लस HFE इंटू IB1, IB1 plus HFE IB1. IB1 is common, so this current is 1 plus HFE into IB1. This current flows through this branch. Okay? उसी तरीके से फॉर ट्रांजिस्टर Q2 देखिए यहाँ, इसका बेस करंट है IB2, ये करंट फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टर से HIE. So potential between this point and this point is IB2 into HIE. HIE is the input resistance of transistor Q2. तो यहाँ से यहाँ का कितना हुआ पोटेंशियल? IB2 इंटू HI. दिखा भी देते हैं आपको हम, ये यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल हो गया HIE इंटू IB2, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल हुआ। अब देखिए यहाँ से ये करंट आ रहा है IB2, यहाँ से ऐसे आया, ये करंट सोर्स है HFE IB2, यहाँ से ये करंट इधर से आया, दोनों करंट यहाँ आके मिलते हैं, तो टोटल करंट कितना हो गया? ये IB2 प्लस HFE IB2, दोनों में IB2 कॉमन है, so total current through this branch is how much? This is 1 plus HFE into IB2. ये करंट इधर से आ रहा है और ये करंट इधर से आ रहा है। बाय किरचॉफ्स करंट लॉ दोनों करंट यहाँ पर आके मिल रहे हैं और वो जा रहे हैं थ्रू RE. So total current through RE will be 1 plus HFE into IB1 plus IB2, क्योंकि 1 प्लस HFE यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, अंतर किस में है? IB1 और IB2 में, दोनों करंट यहाँ आके मिलते हैं और इससे बाहर की ओर जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ. So this is the distribution of current, the various currents flowing in the circuit is shown in the figure. So देखिए इस फिगर को देखिए, V1 कितना हो गया? HIE इंटू IB1, ये हो गया पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक का? ये हो गया पोटेंशियल आपका यहाँ से यहाँ तक का, IB1 HIE, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल हो गया ये, प्लस यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? ये टोटल करंट है और ये रेजिस्टेंस है, तो करंट रेजिस्टेंस इज द पोटेंशियल, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का कितना हुआ पोटेंशियल? 1 प्लस HFE इंटू IB1 प्लस IB2 इंटू RE. इसमें क्या कीजिए, IB1 को एक तरफ ले आइए और IB2 को एक तरफ रखिए, सेपरेट कीजिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. तो देखिए यहाँ पर IB1 है और यहाँ पर आपका IB2 है, दोनों को सेपरेट कर दिया हमने, सेपरेट करके लिखेंगे तो ये हो गया आपका V1 इज HIE प्लस 1 प्लस HFE RE इंटू IB1, ये नेक्स्ट टर्म हो गया 1 प्लस HFE RE इंटू IB2. उसी तरीके से V2 कितना हो गया? HIE इंटू IB2 प्लस 1 प्लस HFE IB1 प्लस IB2 इंटू RE. यहाँ भी वही काम करना है हमें, IB1 और IB2 को सेपरेट करना है, तो सेपरेट करते हैं इसको हम, तो इस तरीके से लिखते हैं, इसका फॉर्म आता है हमारा ये 1 प्लस HFE IB1 इंटू RE प्लस HIE प्लस 1 प्लस HFE RE इंटू IB2. अब देखिए V1 और V2 दोनों के केस में जो है हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गए, IB1 एक टर्म में है और दूसरे टर्म में हमारा IB2 है, जैसा कि इक्वेशन 1 और 2 से ऑब्वियस है. अब देखिए IC1 इज इक्वल टू HFE इंटू IB1. HFE क्या है? दिस इज
forward current gain of common emitter transistor. This is the ratio of IC1 upon IB1. So IC1 will be equal to HFE into IB1, which is shown here. Similarly, IC2 is HFE into IB2. ये हो गया आपका IC1 is HFE into IB1. उसी तरीके से IC2 हो गया HFE into IB2. हमने ये माना है कि दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल हैं, यानी कि उसके एच पैरामीटर्स समान हैं। तो Q1 और Q2 दोनों का फॉरवर्ड करंट गेन HFE है। अब देखिए V01 आउटपुट पोटेंशियल इस पॉइंट पर, इसका कलेक्टर जो है, यहाँ देखिए आप, कलेक्टर है 0 पोटेंशियल पर, करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल इज, डिफरेंस इन पोटेंशियल कितना है, 0 माइनस V01, ठीक है। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ हो गया पोटेंशियल 0, यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ पोटेंशियल V01 है। तो 0 हायर पोटेंशियल 0 है, 0 माइनस V01, दिस इज इक्वल टू करंट है IC1, करंट इज IC1 into RC1 is the resistance. So from here it follows that V01 is minus IC1 into RC1. तो देखिए this is V01 is equal to IC1 into RC1 with a minus sign here, as we have shown here. Now put the value of IC1. IC1 is HFE into IB1. So this is V01 is minus HFE into IB1 into RC1. Similarly, V02 is minus IC2 into RC2, and put the value of IC2 here. IC2 is HFE into IB2. So this is minus HFE IB2 into RC2. So V0, the difference of amplified potential is V0. This is V01 minus V02. Now we solve the equation 1 and 2 by Cramer's rule to find the value of IB1 and IB2. So what is Cramer's rule? Let us see. What is Cramer's rule? देखिए, अगर एक इक्वेशन हमारा है A1x plus B1y is equal to C1 and A2x plus B2y is C2. ये दो simultaneous इक्वेशन है। वेरिएबल हमारे x और y हैं, दो इक्वेशन हैं और दो अननोन हैं। तो बाय क्रेमर्स रूल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एज x इज गिवन एज, जहाँ x है उसको रिप्लेस कर दीजिए राइट साइड में जो टर्म है उससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म को रिप्लेस कर देते हैं हम C1 और C2 से। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, यहाँ हो गया B1, यहाँ हो गया B2। ये हो गया डिटर्मिनेंट आपका, ठीक है। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। So x is given by this. नीचे में क्या लिखेंगे, A1 B1 A2 B2. This is the Cramer's rule. ये आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में भी, तो मैंने खाली आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है ये। By Cramer's rule, this is the solution given by Cramer's rule. Similarly, if I find the value of y, तो y का मान कितना होगा, y का वैल्यू होगा दोनों इक्वेशन से। y का टर्म जो है उसको रिप्लेस कर दीजिए राइट साइड के टर्म से, और बाद बाकी वैसे ही लिखिए आप। तो ये हो गया A1 A2, यहाँ लिखिए C1 C2, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, चारों जो फैक्टर्स हैं A1 A2 B1 B2, इसको सॉल्व करेंगे तो मान निकल जाएगा हमारा x और y का। तो यहाँ पर हमारे पास x और y की जगह पर IB1 और IB2 है, उनका हमने सॉल्यूशन निकाला है बाय क्रेमर्स रूल। तो IB1 का वैल्यू ये आया है, और दिस इज द वैल्यू ऑफ IB1।
ये वैल्यू IB1 का है, तो V01 कितना हो गया? V01 इज HFE इंटू RC1 इंटू IB1। तो वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पर, IB1 माइनस था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेंज का बदल दिया है ये। सिमिलरली वी गेट द वैल्यू ऑफ V02। V02 का वैल्यू इतना हो गया, माइनस HFE इंटू RC2 इंटू IB2। वैल्यू पुट कीजिएगा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। सो द डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज कितना हो गया? V0 इज V01 माइनस V02। V01 ट्रांजिस्टर Q1 का आउटपुट है, V02 ट्रांजिस्टर Q2 का आउटपुट है। ये दोनों का डिफरेंस हुआ V0। ये दोनों का डिफरेंस लेंगे दोनों का हम, तो हमारे पास ये इक्वेशन आता है। ये सिंपल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अब हमने माना है कि RC1 RC2 का वैल्यू इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, ओके। और दूसरी चीज देखिए यहाँ पर HIE है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। दूसरा टर्म जो डिनोमिनेटर में है वो है 2 टाइम्स HIE इंटू 1 प्लस HFE इंटू RE। RE है आपका एमिटर रेजिस्टेंस, HFE है करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। सो दिस हैज a very large value. The product of 1 plus HFE into RE is much larger than HIE square. HIE का मान कम है, स्क्वायर करने से इसका वैल्यू और कम हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म की तुलना में इसका वैल्यू नेग्लिजिबल है। सो यू नेग्लेक्ट दिस वन एंड टेक RC1 एंड RC2 इक्वल। ये जो करेंगे हम, तो हमारा V01 और V02 की वैल्यू जो है इतनी आती है। दिस इज सिंपल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। देखिए हमने ये टर्म को हटा दिया है, तो यहाँ पर ये टर्म नहीं है, ओके। So we have for V01 and V02 equation 13 and 14. So the differential output voltage कितना हो गया? आप डिफरेंस निकालिए, V0 is V01 minus V02, this is HFE RC upon HIE V2 minus V1। अब दो केस हो सकते हैं। पहला केस देखते हैं हम, लेट V1 is not 0 and V2 is 0। हमने V1 को 0 नहीं किया है, लेकिन V2 को 0 कर दिया है। दैट मीन्स Q2 ट्रांजिस्टर के बेस पर जो पोटेंशियल लगा था वो हटा दिया है, एंड दिस हैज बीन ग्राउंडेड, सो दैट दिस पोटेंशियल इज 0। तो इक्वेशन 13 और 15 से क्या मिलता है? V01 का मान हो गया माइनस HFE RC इंटू V1 अपॉन 2 HIE। V02 का वैल्यू हो गया HFE RC V1 अपॉन 2 HIE एंड V0 हो गया, यहाँ से देखिए इक्वेशन 15 से आपका V2 0 है, V2 0 होने से ये कितना हो गया वैल्यू? HFE RC HIE विथ ए माइनस साइन इंटू V1। तो यहाँ से देखिए V01 और V0 दोनों एक फेज में है। यहाँ भी V1 है, यहाँ V1 है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। इसका मतलब V0 और V0 और V01 दोनों एक फेज में है, लेकिन V0 और V02 दोनों अपोजिट फेज में है। देखिए यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, यहाँ दोनों जगह V1 ही है। सो V01 एंड V0 आर इन द सेम फेज। V01 एंड V0 दोनों एक फेज में है, दोनों का चिन्ह यहाँ पर नेगेटिव है। और V02 एंड V0 आर इन एंटी फेज। इसको मैंने फिगर में दिखा दिया है। देखिए ये हो गया V1, ये हो गया V01 एंटी फेज में है ये, और V1 और V02 दोनों एक फेज में है। दूसरा केस हो सकता है V1 0 है और V2 0 नहीं है, देन इक्वेशन 13 एंड 15 टेक्स दिस फॉर्म। एक को 0 कर दीजिए, यू गेट दीज आंसर्स हियर। यहाँ भी देखिए V01 और V0 दोनों एक फेज में है। V01 एंड V0 आर इन सेम फेज। देखिए दोनों V0 V2 है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं,
HFE RC अपॉन 2HIE, HFE RC अपॉन HIE, दोनों में V2 है। यदि V2 पॉजिटिव है तो V01 पॉजिटिव है और V0 भी पॉजिटिव है, इसलिए V01 और V0 दोनों एक फेज में हैं। लेकिन V0 और V02 दोनों अपोजिट फेज में हैं। क्यों? देखिए यहाँ V2 पॉजिटिव है, साइन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ साइन आपका नेगेटिव है। So V01 and V0 are in the same phase, whereas V02 is antiphase with V01 and V0. डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन को हम डिफाइन करते हैं AD इक्वल टू V01 अपॉन VD. दिस इज V01 अपॉन व्हाट इज VD? डिफरेंशियल गेन V2 माइनस V1. दिस इज वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखते हैं ये आ रहा है HFE RC अपॉन 2HIE. It can also be defined as AD is V02 upon VD. This is V02 upon V2 minus V1. This is minus HFE RC upon VHIE. ये हो गया आपका डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन AD. दूसरा गेन है हमारा कॉमन मोड गेन. व्हाट इज कॉमन मोड गेन? कॉमन मोड गेन ऑफ द डिफरेंस एम्पलीफायर is the voltage gain when both the inputs are excited by the same potential. That means दोनों ट्रांजिस्टर को बेस को हम एक साथ कनेक्ट कर दिया है हमने यहाँ पर. देखिए दिस इज द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर Q2, दिस इज द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर Q1. दोनों को हमने एक साथ कनेक्टेड कर दिया है और दोनों पर एक ही पोटेंशियल लगाया है, VC इज इक्वल टू V1 इक्वल टू V2. फिगर वही है, फिगर 2 ही का ये दूसरा रूप है जहां पर हमने दोनों के बेसेस को एक साथ जोड़ दिया है. अब आइए देखते हैं what is the value of V1 and V2 in this case. V1 will be equal to Vc because this is the common voltage that we have applied to the bases of transistors Q1 and Q2. So this is given by this expression. Similarly, V2 is also equal to Vc because the same voltage is applied to the base of transistor Q2 also. So this is equal to this one. Equation 24-25 को सॉल्व कीजिए for IB1 and IB2 by Cramer's rule. हमने देखा है व्हाट इज क्रेमर्स रूल. आप देखेंगे कि IB1 IB2 का मान इक्वल है और ये है आपका VC अपॉन HIE प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस HFE इंटू RE. दोनों करंट इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं. आइडेंटिकल हैं मतलब कि दोनों के एच पैरामीटर्स समान हैं, दोनों पर एक ही पोटेंशियल लगा हुआ है, दोनों के कलेक्टर रेजिस्टेंस एक हैं, इसलिए दोनों के बेस करंट भी इक्वल होंगे. दिस इज थ्योरेटिकली डिराइव्ड कंक्लूजन. लेकिन इक्वेशन 24 और 25 को सॉल्व करते हैं यदि आप फॉर IB1 और IB2 को, तो आप देखेंगे कि दोनों का मान इक्वल है और वो इक्वेशन 26 से दिया जा रहा है. So now V01 is minus IC1 into RC. This is HFE IB1. For IC1 we have HFE into IB1 into RC. So this is the value of this and this is the value of V02. So the common mode gain AC using equation 27 may be written as AC is V01 upon VC. This is also equal to V02 upon VC. डिवाइड कीजिए को दूसरे से तो यू गेट दिस रिजल्ट. जैसा कि हमने पहले देखा था 1 प्लस HFE इंटू RE. दिस इज ए मच लार्जर टर्म कंपेयर टू HIE. ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का, इसलिए ये सेकेंड टर्म जो डिनोमिनेटर में है वो फर्स्ट टर्म की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म. सो इक्वेशन 21-28 नाउ टेक्स दिस फॉर्म. This is HFE RC upon 2 times 1 plus HFE into RE. So this is very nearly equal to RC upon 2RE. क्योंकि ये HFE है और यहाँ पर है आपका 1 plus HFE. HFE का मान बहुत ज़्यादा है इसलिए उसमें एक जोड़िए या घटाइए उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए दिस टर्म विल कैंसिल आउट. So this is nearly equal to minus RC upon 2RE. So the common mode rejection ratio
कोई ओपेम कितना अच्छा है वो डिपेंड करता है उसके CMRR पर। तो कॉमन मोड रिएक्शन इसको डिफाइन करते हैं हम AD अपॉन AC से। तो AD अपॉन AC डिवाइड कीजिए एक को दूसरे से, डिवाइड इक्वेशन 27 by 29, you get the value of AD upon AC, and this is HFE into RE upon HI। इक्वेशन 37 देख रहे हैं कि CA में RR का वैल्यू लार्ज होगा यदि HFE का मान बड़ा हो, नहीं तो RE का मान बड़ा हो जाए। ये दोनों बड़ा होने से CMRR का मान ज़्यादा होगा, या फिर HI छोटा हो जाए। ये तो छोटा है ही, इसकी वैल्यू तो कम ही है, इसलिए HFE बड़ा हो, RE का मान बड़ा हो। लेकिन हम RE का मान को किसी खास लिमिट से ज़्यादा आगे इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि RE का मान बढ़ाएंगे अगर हम, तो ट्रांजिस्टर की बायसिंग हो जाएगी डिस्टर्ब, इसलिए RE का मान एक निश्चित वैल्यू से आगे ले जाना संभव नहीं है। व्हाट कैन बी डन? वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ HFE। ट्रांजिस्टर के करंट गेन को हम बढ़ा सकते हैं। या तुम ट्रांजिस्टर ऐसा लें जिसका करंट गेन काफ़ी ज़्यादा हो, और वी कैन यूज ए डार्लिंगटन पेयर। ये दो ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन है डार्लिंगटन पेयर, जिससे कि करंट गेन ट्रांजिस्टर का बढ़ाया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक डिफरेंस एम्पलीफायर using bipolar junction transistor. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.